फिर वही दृश्य। नागिन जैसे ही बाहर निकली वो सीधे बांस के अंदर चली गई और अमन ने बांस के खुले मुंह पर ढक्कन कस दिया। नागिन अब कैद थी। एक भयावह रहस्य अब अमन की मुट्ठी में था। वो बांस को एक कोने में खड़ा करके चुपचाप जाकर बैठ गया और सो गया। सवेरा हुआ। महल की गलियों में सूरज की किरणें घुस आई थीं। राजा और मंत्री राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे और वहां एक कोने में अमन चैन की नींद सो रहा था। वो नींद जो किसी योद्धा को विजयी होने के बाद मिलती है। मंत्री ने उसे हल्के से जगाया। राजा ने पूछा, बोलो अमन, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? अमन ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक अंतिम कार्य बाकी है जिसे आपके सैनिक ही पूरा कर सकते हैं। राजा चौंका। वो क्या? अमन ने कोने की ओर इशारा किया। उस बांस को देखिए, बस उसे जला दीजिए। वही है वो रोग जिसे राजकुमारी ने इतने वर्षों तक झेला है। राजा ने सैनिकों को इशारा किया, जैसा अमन कहे वैसा ही करो। फिर उसने कनक को जगाया। राजकुमारी ने जैसे ही आंखें खोली वो पहले जैसी सामान्य थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। वो उठी और अपने पिता से लिपट गई। राजा की आंखों से अश्रु की धार फूट पड़ी। उसने कनक को सीने से लगाकर कहा, अब मैं वचन निभाऊंगा। राजा ने कनक का विवाह अमन से कर दिया। उसे अपने आधे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। चारों दिशाओं में शंख बज उठे। राजमहल दीपों से सज गया। कुछ दिन अमन और कनक महल में रहे। फिर अमन ने कहा, अब मुझे अपने घर लौटना है, जहाँ मेरी माँ और वो दरवाजा है जिसने मुझे लौटने की कसम दी थी। राजा ने राज्य का संचालन खुद संभाला और अमन कनक के साथ उज्जैन लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजे पर उसकी माँ और भाभियां खड़ी थीं, आंखों में इंतजार की बूंदें और चेहरे पर स्वागत की दियों सी चमक। अमन ने कनक का हाथ थामा और उस दरवाजे पर खड़ा हुआ जहाँ कभी एक लड़का यह कहकर निकला था, जब कोई दाहिने हाथ से पानी दे तभी लौटूंगा। अब लौट चुका था। खुशियां लौट चुकी थीं, पर किस्मत की कहानी अभी बाकी थी। उज्जैन नगर की सीमा पर हर वर्ष एक मेला लगता था। संगीत, सजावट, खुशियां और अंधकार, क्योंकि उसी मेले में आता था वर्गासुर, एक मायावी दानव, 13 रहस्यमयी विद्याओं का स्वामी। हर वर्ष वो एक युवती को अपहरण कर ले जाता, उसे मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में छुपा लेता और ले जाकर अपनी गुफा में 7 तालों के भीतर कैद कर देता। इस वर्ष भी मेला लगा। अमन की 6 भाभियां कनक को भी साथ ले गईं। भीड़ में छुपा बैठा था वर्गासुर। भेष बदला हुआ था, आंखों में शिकार की ललक। जैसे ही उसकी नजर कनक पर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मंत्र पढ़ा और कनक एक पल में मक्खी बन गई और उसकी जटा में समा गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। शाम ढल गई। भाभियां कनक को ढूंढती रह गईं। वो कहीं नहीं मिली। खाली हाथ, टूटी हुई उम्मीदों के साथ वो सब घर लौटी। अमन दौड़ा, कहाँ है कनक? भाभियों ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर वो चुप हो गया, पर उसके भीतर एक आग जल चुकी थी। मैं लौटूंगा, पर तब जब कनक मेरे साथ होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी और अमन तैयार खड़ा था कनक की तलाश में निकलने के लिए। उसने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, फिर धीरे से घर के आंगन की दीवार के पास गया और एक तीर दीवार के बीचों बीच गाड़ दिया। फिर सबको बुलाकर कहा, जिस दिन ये तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। घर की हवा थम गई। माँ की आंखों में आंसू, भाभियों के होठों पर सन्नाटा, पर अमन अब रुकने वाला नहीं था। वो अपनी दुनिया छोड़ अपने प्रण की राह पर निकल पड़ा। चलते चलते घने जंगलों में उतर गया। वहीं एक छोटी सी कुटिया मिली और उसके सामने बैठी थी एक साध्वी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। साध्वी ने उसे देखा, थका चेहरा, धूल से सना बदन, प्यासा, भूखा और टूटा हुआ। साध्वी बोली, बेटा तू बहुत थका हुआ दिखता है, क्या करने आया है इस जंगल में? अमन ने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। सुनकर साध्वी ने उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, पीछे 2 पात्र रखे हैं, एक में नहाने का पानी है, दूसरे में पीने का। जाकर पहले अपनी प्यास बुझा, शरीर को तर कर, फिर बात करेंगे। अमन पीछे गया और देखा पात्र बहुत छोटे थे, पानी थोड़ा थोड़ा, बूंद जितना। उसने सोचा, इतने कम पानी में कैसे नहाऊंगा, प्यास कैसे बुझेगी? लेकिन फिर खुद से कहा, कोशिश करके देखते हैं। एक छोटे लोटे से मुंह हाथ धोया, फिर पात्र की ओर देखा, पानी उतना ही था। वो चौंक गया। अब नहाने बैठ गया। एक एक लोटा भरता गया, पर पात्र का पानी फिर भी वैसा ही। फिर पिया और अब भी पानी जिसका तस। अमन स्तब्ध खड़ा था, जैसे किसी चमत्कार की दहलीज पर। वो वापस साध्वी के पास गया। साध्वी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब जाकर धोने से अंग निकाल। अमन वहां गया और मिट्टी में गड़ा एक अंग निकाला। वो अंग आधी रोटी जितना था। अमन ने उसे देखा और सोचा, ये क्या भूख मिटाएगा? न पेट भर पाएगा, न कुछ बच पाएगा। फिर सोचा, चलो आधा खा लेता हूँ।
आधा वापस गाड़ देता हूँ। और जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया उसका पेट भर गया, पर हाथ में रखा अंग अब भी वैसा ही था। अमन ने अंग के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा धोने में फिर से गाड़ दिया, दूसरा टुकड़ा खा लिया, पेट भर गया, पर हाथ में रखा अंग अब भी वैसा ही था, ना घटा ना मिटा। अमन ठिठक गया। उसने अंग को देखा जैसे कोई रहस्य उसकी आंखों में उतर रहा हो। कुछ देर सोचकर अमन ने पूरा अंग फिर से गाड़ दिया और साध्वी के पास लौट गया। साध्वी मुस्कुराई। बेटा, खाना खा लिया? अमन ने सिर झुकाया। हाँ माँ, भोजन अद्भुत था, लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। अब उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। उसने साध्वी की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, क्या आप मुझे मेरी पत्नी कनक के बारे में कुछ बता सकती हैं? कहाँ है वो, कैसी है? साध्वी का चेहरा गंभीर हो गया। तेरी पत्नी असुरपुर के मायावी दानव वर्गासुर के हाथों उठाई जा चुकी है। वो बड़ा ही भयानक और शक्तिशाली है, उसे छुड़ाना आसान नहीं। अमन के चेहरे पर छाया उतर आई। तो क्या कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता जिससे मैं उसे वापस ला सकूं? साध्वी ने गहरी सांस ली। बेटा, ये ज्ञान मुझसे आगे है। अब तुझे मेरी गुरु मैन चंद्री के पास जाना होगा। तेरा मार्गदर्शन अब वही करेंगी। अमन ने झुककर प्रणाम किया। माँ, मुझे उनका मार्ग बता दीजिए। और अमन चल पड़ा एक नई राह पर। उसने घना जंगल पार किया, पर्वतों की छाया में लंबा सफर तय किया और पहुंचा माया और शक्ति से